हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों हमने स्टार्ट करा था रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इनकम टैक्स। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने निकालना सीख लिया था इंडिविजुअल पर्सन का, कि इंडिविजुअल का रेजिडेंट हम कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई इंडिविजुअल पर्सन या तो क्या हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, ओआर हो सकता है, एनओआर हो सकता है या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तीन केस मैंने बताए थे आप कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, ये कंडीशंस वगैरह। ठीक है, तो रेजिडेंट कैसे बनता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन कहलाता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन कहलाता है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था, ये तो रेजिडेंशियल स्टेटस का पार्ट है, ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और कंसेप्ट बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं वो सीख लेंगे। ठीक है, एओपी वीओआई का कैसे निकालते हैं वो सीख लेंगे, कंपनी का कैसे निकालते हैं वो सीख लेंगे। ठीक है, तो अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमने पढ़ा था इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है बच्चे, वो टैक्सेबल होगी आरओआर के हाथ में भी, एनओआर के हाथ में भी और एनआर के हाथ में भी। ठीक है, वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी वाला भी है, नॉट ऑर्डिनरी वाला और एनआर। इनकम विच एक्रू और अराइज और डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया, वो भी तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन इनकम एक्रू अराइज थर्ड वाली आउटसाइड इंडिया एंड रिलेटेड टू रिसीव टू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से है, अब बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया का मतलब क्या है, जो इसका बिजनेस सेटअप इंडिया में हुआ हो, जिसका बिजनेस का इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में बैठा हो, जो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता हो, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस की इनकम्स, वहां से अगर कोई बिजनेस की इनकम आ रही है बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से, तो वो क्या है, दो के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा हमारा, आरओआर के हाथ में भी और एनओआर के भी। अदर इनकम, इनकम विच accrue or arise outside India, receive outside India from any other source, वो फर्स्ट वाले पर्सन के हैंड में टैक्स होगी, बाकी किसी के हैंड में टैक्स नहीं होगी। ये पार्ट हमने पढ़े थे, राइट। तो ये चीजें हमने कवर अप कर ली थी। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी में क्या था, कुछ स्पेशल कैटेगरी एक पढ़ी थी ना हमने, एक बार और रिवाइज करते हैं। स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल लोगों को चेक करना है 182 डेज। अब बताओ, स्पेशल कैटेगरी में डाल के हम लोगों का बेनिफिट कर रहे हैं या उनका नुकसान कर रहे हैं। किन लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए फॉर एन इंडियन सिटीजन वो लीव इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई जॉब करने जा रहा है इंडिया से बाहर। अब मैं कह रहा हूं भाई, अगर मैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करूं, कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंट जॉब करने, इंडिया से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा इस साल मैं सिर्फ आपके 182 दिन चेक करूंगा। अगर आप इंडिया में 182 दिन थे, पास्ट का भूल जाओ, आप 7 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर 182 डेज पहले चेक करें, अगर 182 डेज सेटिस्फाई करते हैं तभी आप रेजिडेंट होंगे, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट मान लीजिए। अब मान लो कोई 1 अप्रैल, अप्रैल छोड़ो, मई जून, जून में चला गया कोई इंडिया को छोड़ के, अप्रैल मई जून 3 महीने रह के गया है, तो मैं देखूं अगर 30 तो 90 डेज हो गया नियर अबाउट। ठीक है, कितना हो गया, 90 डेज। अब 90 दिन रहने के बाद भी इंडिया से जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन लगाते 60+3, उससे पहले तो वो हमेशा इंडिया में ही था, तो गवर्नमेंट ने उसकी फेवर करी है। तो क्या फेवर की है बच्चों, देखो ये वाली, अगर वो नॉन रेजिडेंट हो गया तो इस वाली इनकम से बच जाएगा, इस वाली इनकम से बच जाएगा, इन लास्ट की 2 इनकम से ये टैक्सेबल नहीं होंगी। ये फेवर करिए, गवर्नमेंट ने उनको बेनिफिट दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट ने बेनिफिट क्यों दिया, अब बताओ, कोई इंडिया का पर्सन इंडिया के बाहर जाके अर्निंग करेगा तो वहां से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को देगा, उसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों की मदद करती है जो गवर्नमेंट की मदद करती है। तो आप इंडिया से बाहर अगर अर्निंग करने जा रहे हैं तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाएगा, 182 डेज से, अगर आप जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्पेशल कैटेगरी में ये लोग आते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा था, फॉर एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडियन ओरिजिन अनडिवाइडेड इंडिया का, ठीक है, ऐसा कोई है,
वो बीइंग आउटसाइड इंडिया कम टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हैविंग टोटल इनकम, ठीक है, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स नॉट एक्सीडिंग 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा नहीं अदर सोर्स इनकम, तो 182 डेज। अगर इनकम 15 लाख है से एक्सीड कर रही है, इनकम क्या है 15 लाख से ज्यादा हो रही है, तो 182 डेज और मोर। या फिर ठीक है, दूसरा क्या चेक कर सकते हैं हम, 120 डेज, अगर आप 120 दिन भी रह गए इंडिया में तब भी हम रेजिडेंट बना, आर ओ आर एन ओ आर, सॉरी आर ओ आर तो बनेगा नहीं, एन ओ आर बनेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको क्या बना देगी, एन ओ आर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, कुछ हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, सॉरी। चलिए कुछ पार्ट और देख, चलिए एक बार अपनी बुक से देखते हैं क्या क्या चीजें उसमें। रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, फटाफट से जस्ट एक बार रीड आउट करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सबसे पहला पार्ट है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, किसका, इंडिविजुअल का, या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ का, फिर फार्म, एलएलपी, ओपी, बीओआई, फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम किसके लिए, आरओआर के लिए, आर एनओआर के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए। ये दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस अच्छी तरह से हमने डिस्कस कर लिया, आरओआर क्या होता है, आर एनओआर क्या होता है और नॉन रेजिडेंट, ओके। इंडिविजुअल पर्सन या तो रेजिडेंट होगा, ठीक है, डीम रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इस तरह से रेजिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी होगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी। ये अभी एओपी लोकल अथॉरिटी ये डिस्कस करना पेंडिंग है, इसका लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैसे निकालते थे बच्चे हम, देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है, या तो वो 182 डेज हो, कितने डेज हो, 182 डेज, ठीक है, या फिर 365 दिन, कितने सालों में, पिछले 4 सालों में, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। स्टे इन इंडिया का मतलब क्या होता है, स्टे इन इंडिया का मतलब होता है टेरिटोरियल वाटर में भी होगा, 12 नॉटिकल माइल्स तक होगा, ठीक है, जो समुद्री किनारा है इंडिया का वहां से 1.8 किलोमीटर होता है 12 नॉटिकल 1 नॉटिकल्स में, ठीक है। तो वहां से कुछ समुद्र का हिस्सा भी इंडिया माना जाता है, ठीक है। फिर लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यू और एक्टिव, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंडिया में आप लगातार रहें, कभी बीच में आ रहे हैं फिर जा रहे हैं तो हम उनका ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे, ठीक है। कुछ केस ऐसे थे जहां पर सिर्फ 182 डेज ही चेक करना था, ऐसे भी थे, ठीक है। कौन कौन से थे ऐसे केस जहां पर हमें सिर्फ 182 डेज चेक करना था, 365 वाली कंडीशन चेक नहीं करनी थी। इंडियन सिटीजन वो लीव इंडिया, यहाँ पर हम सिर्फ 182 डेज चेक करेंगे। इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया आ रहा है, ऐसे लोगों का चेक करेंगे। 15 लाख वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी और लिखवा भी दी, ठीक है। ठीक है, ये बताया क्या क्या पीरियड एक्सक्लूड करना है। इसमें से मुझे आपको क्या पढ़ाना था, देखो थोड़ा सा पार्ट बुक से रीड कराना था। एचयूएफ वाला तो अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट, कंपनी वाला भी डिस्कस करना है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें हमने पढ़ लिया था 4 तरह की इनकम, कौन सी टैक्सेबल होती है किसके हाथ में और कौन सी टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है। ये पार्ट देखो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, आरओआर, आरएनओआर और एनआर की लैंग्वेज क्या गिवन है, देखो सेम वही, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल होगा। इनकम एक्रू और अराइज, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया टैक्सेबल होगा, तीनों के हाथ में, ठीक है। इनकम एक्रू अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यस, इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीविंग और ब्राउट इनटू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यस, but only if such income is derived from a business control or India, otherwise taxable नहीं होगा, ये लिखा हुआ है इस केस में, ठीक है। तो सेम वही पार्ट दिया हुआ है। अब देखो इसका आंसर बताना है आपको 5th क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ,
एन इंडियन कंपनी रिसीव हुआ जर्मनी में, बताओ टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? अब बताओ, आर में भी टैक्सेबल होगा, एनओआर में भी होगा, और एनआर। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव इन जापान, बाहर कमाया बाहर ही रिसीव कर लिया, सिर्फ आर टैक्स देगा, बाकी 2% नहीं देंगे। देखो सेकंड वाले पे आर ने टैक्स दिया, बाकी दोनों पर्सन ने नहीं दिया। ठीक है, नॉर्मल सी बात, ये हमने डिस्कस कर लिया था ना। मैंने कहा थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, डिपॉजिट इन अ बैंक इन लंदन, लेटर और रेमिट टू इंडिया थ्रू अप्रूव बैंकिंग चैनल्स। रेंट प्रॉपर्टी लंदन में है, रिसीव भी वहीं हो गया, तो 75,000 रुपए आर देगा इस पे। अच्छा, ये आधा क्यों कर लिया इन्होंने? देखो इसमें कुछ होगा फिर। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, डिपॉजिट इन अ बैंक इन लंदन, लेटर और रेमिट। अच्छा ठीक है, ये इनकम कैलकुलेट करी होगी, ये हाउस प्रॉपर्टी में मैं आपको सिखा दूंगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशन का पार्ट है। बाकी देखें, इनकम नहीं लिखा है, ये रेंट लिखा हुआ है ना, तो रेंट को इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखना है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, 6,000, तीनों को पकड़ो, तीनों से टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6,000 6,000 6,000, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया आर एग्जेम्प्ट, इसके लिए कुछ नहीं करना। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। अब बोलोगे पार्शियल इंटीग्रेशन सिखाया था, भाई वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है ना, वो क्या है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। चलिए, यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होती वैसे। आपसे कोई पूछे क्या एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल है, आप बोलेंगे नहीं, नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट है। अब ये सिखाना था मुझे, ये क्या चीजें हैं जो हमने पढ़ ली थी। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया गया था ये वाला टेबल, अब इनका मीनिंग डिस्कस करना है चारों का। वैसे तो मीनिंग आपको अच्छे तरीके से पता है, फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है काफी, क्योंकि थ्योरी की ही बातें करेंगे आज ज्यादा से ज्यादा। इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर, कमाया कहीं भी हो। ये होता क्या है इनकम रिसीव इन इंडिया? ये इनकम विच एक्रू और अराइज और डीम टू बी एक्रू अराइज, ये है क्या चीज? इनकम एक्रू अराइज इंडिया होता क्या है? ठीक है, ये डिस्कशन करना। तो देखिए, ऑल द मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, ठीक है। All the assessee are liable to tax in respect of income receive or deemed to be received by them during the previous year। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस को छोड़ो, कहीं पे भी आपने कमाया हो पूरे वर्ल्ड में, अगर इनकम इंडिया में रिसीव करा है तो आर से भी लेंगे, एनओआर से भी टैक्स लेंगे और एनआर से भी लेंगे। डन, ये हमने पढ़ लिया। इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी इमीडिएट ऑन इट्स एक्चुअल और डीम्ड रिसिप्ट, ठीक है, ऐड कर लिया जाएगा और उस पर टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, ये क्या चीज है? कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, आरपीएफ और इंटरेस्ट क्रेडिट, ये चीजें बेसिकली डीप में ना सैलरी वाले चैप्टर में, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हल्का हल्का सा भी इंट्रोडक्शन का पार्ट पता चल जाए कि है क्या। यानी कि कुछ इनकम ऐसी होती है जो मान ली जाती है रिसीव इन इंडिया है, वो ये चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर अंडर अ पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सीसीडी में, ठीक है। अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बीइंग द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तो ये कुछ ऐसी इनकम है जो गवर्नमेंट मान लेती है जबरदस्ती कि इंडिया में रिसीव करी गई, ठीक है। और देखें थोड़ा सा मीनिंग ऑफ इनकम एक्रू अराइजिंग, रिसीव होने वाला तो पार्ट आराम से समझ में आ जाता है कि इनकम रिसीव इन इंडिया क्या चीज है। पैसा इंडिया में मिला होगा, कमाया कहीं पे भी हो, आरओआर को भी टैक्स देना है, एनओआर को भी देना है, और थर्ड हमारा एनआर को भी देना है। डन। अब इनकम एक्रू और अराइजिंग इन इंडिया, यानी कि कमाया इंडिया में है, अब रिसीव पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो जाए। देखो, एक्रू रेफर द राइट टू रिसीव इनकम, एक्रू मतलब है अब मुझे इनकम मिलेगी, ठीक है, लेकिन मैंने कमाया होगा। वेयर ड्यू रेफर टू द राइट ऑफ इनफोर्स पेमेंट ऑफ द सेम। फॉर एग्जांपल, salary for work done in December will be accrued throughout the in the month day to day, but it will due on the salary bill passed on 31st December और 1st January को। पूरे महीने आप काम करते हो, आपकी सैलरी ड्यू कब होती है?
31 दिसंबर या 1 जनवरी को। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट पेबल ऑन स्पेसिफिक डेट अराइजिंग ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, डे टू डे, डेली मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, इंटरेस्ट उस पर अक्रूड हो रहा है, पर मिलेगा कब, एक स्पेशल डेट आने। ठीक है, तो इनकम एक्रू कब होगी, एक्रूअराइज कब होगी। ठीक है, अगर एक्रूअराइज इंडिया में हो रही है तो टैक्सेबल होगा। क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका कंसेप्ट बता। मैं अभी तक पिछली चीजें तुम्हें रिवाइज कराते जा रहा था, बार बार वही चीजें बता रहा था ताकि वो चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। फिर सेक्शन 9 भी वही सारी चीजें बताएगा लेकिन डीपली कंसेप्ट। देखो, सर्टेन टाइप ऑफ इनकम आर डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया इवन में एक्चुअल एक्रूअराइज और आउटसाइड इंडिया भी। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लो इसको अच्छे से एक बार। लिखा हो क्या है यहाँ पर, सर्टेन टाइप ऑफ इनकम, कुछ इनकम ऐसी है जो मान ली जाएंगी इंडिया में कमाई है एक्चुअल में, लेकिन आपने बाहर कमाई। ये कहता है इनकम डीम्ड मतलब होता है फोर्सली मान लेना, जबरदस्ती गवर्नमेंट कह रही है नहीं तुमने इंडिया में कमाया, इंडिया में टैक्स दो। ROR है, अब वो चाहे इंडिया में कमाए इंडिया से बाहर कमाए वो तो दे देगा। ये NOR और NR को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, उनसे टैक्स निकलवाने, जबरदस्ती कह रही है नहीं ये कमाया गया है इंडिया से, भले ही आप नॉन रेजिडेंट हो कोई बात नहीं। देखो इनकम एक्रूअराइज अगर इंडिया में होगी तो तीनों टैक्स देंगे। ठीक है, रिसीव इंडिया में होगी तभी तो तीनों टैक्स देंगे। ROR के केस में भी मिलेगा, NOR में भी मिलेगा और NR में भी। तो इनकम डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया, सेक्शन 9, सर्टेन टाइप ऑफ इनकम डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया इवन एक्चुअली एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया। क्या चीज है, क्या कहानी है वो देखो। द कैटेगरी ऑफ इनकम विच आर डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया, क्या क्या कैटेगरी है देखें। एनी इनकम एक्रूअराइजिंग टू एन SSC इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ बिजनेस कनेक्शन। अगर आपने बिजनेस कनेक्शन के थ्रू कमाया है, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, बिजनेस कनेक्शन के केस में भी इनकम मान ली जाएगी इन इंडिया, इनकम अर्न इन इंडिया। या फिर थ्रू आउट और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, और थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। इस तरीके से कोई इनकम। देखो क्या होता है, मैंने एक लोन लिया फॉरेन पर्सन से, किसी नॉन रेजिडेंट, बेसिकली नॉन रेजिडेंट की इनकम को जबरदस्ती इनकम में एक्रूअराइज कराया जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा तो एक्रूअराइज इंडिया में होगी। अब वो कनेक्शन क्या बताया इन्होंने, बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी इन इंडिया, या फिर फ्रॉम एनी एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम, यह भी 1 by 1 मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, इस केस तो वुड बी डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। क्या मान लेंगे, इनकम एक्रूअराइज हो रही है इंडिया। अब देखो आपने एक लोन लिया फॉरेन पर्सन से नॉन रेजिडेंट, मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया 10% के इंटरेस्ट। एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उससे हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उसको 10% इंटरेस्ट दिया। 10% मतलब 1 लाख। एक रेजिडेंट पर्सन ये बैठा है इंडिया में, कहाँ बैठा है, इंडिया में, ये बैठा है US से। अब बताओ इनकम अर्न किसने करी, नॉन रेजिडेंट। 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट किसको देगा, ये नॉन रेजिडेंट। अब गवर्नमेंट इसको कैसे पकड़ेगी, ये तो इंडिया आएगा ही नहीं। इंडिया अगर आ जाए लेकर जाए फिर तो हम कहेंगे इंडिया में रिसीव हो रहा है, तुम इंडिया से कमा रहे हो। रेजिडेंट जाता है बाहर, जाकर दे के आ जाता है रेंट। रेजिडेंट इंडिया से US से गया, वहां पे उसको इंटरेस्ट दे के आ गया। बताओ अब इस तरह के केस में आप कैसे करें। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही लोगों को पकड़ने के लिए सेक्शन 9, इनकम एक्रूअराइज इंडिया। ये तो कहेगा ना तो मैं गया वहां पर, ठीक है ना तो मैं गया, लेकिन फंड कहां पर यूज हुआ था, इंडिया में यूज हुआ था। फंड कहां पे यूज हुआ था, इंडिया में यूज हुआ था, इसलिए इनकम एक्रूअराइज इंडिया ही मानी जाएगी।
इसके ऊपर आर से गवर्नमेंट बोल देगी जब आप इंटरेस्ट पे करोगे, उधर इंटरेस्ट पे करोगे तो उसका टैक्स तुम डिपॉजिट करोगे, यानी कि इंटरेस्ट 1 लाख देने से पहले उसमें से टैक्स काट, वो टीडीएस में हम पढ़ेंगे वो सब, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट को डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते तो इसको पकड़ेंगे। इस तरह से 1 बाई 1 केस है, ठीक है। अब बिजनेस कनेक्शन वाली कहानी क्या थी भाई? बिजनेस कनेक्शन का मतलब होता है, मान लो मेरा कोई बिजनेस है वो इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। मान लो एक काफी बड़ा बिजनेस है, मैंने कहा भाई मेरी एक कंपनी इंडिया में भी है और एक कंपनी बाहर भी है, ठीक है। एक कंपनी इंडिया में लेते हैं और एक कंपनी यूएसए में। बिजनेस कनेक्शन, अब यहां पर बिजनेस एज इंडिया में भी चल रहा है और यहां पर भी। अगर मैं आरओआर हूं तो इस इनकम पे भी टैक्स देना है, इस वाली पे भी टैक्स देना है। एनओआर है, बिजनेस सेटअप इन इंडिया वाले पे तो देना ही है, बिजनेस सेटअप इन इंडिया। लेकिन एनआर है तो वो तो बच जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया से निकल गया आपका, बिजनेस कनेक्शन इंडिया के थ्रू निकल के आता है कि आपका बिजनेस इंडिया में भी है, यहाँ पर भी है, एज वेल एज इंडिया में भी और बाहर, तो उसको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब इसको प्रपोर्शनेट करा जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रपोर्शनेट बेसिस पे। बेसिकली इन्होंने जब अपनी कंपनी की इनकम निकाली होगी तो ओवरऑल निकाली होगी। अब ये बोलेगा मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा यूएसए वाली कंपनी से कितना कमाया, इंडिया वाली से कितना कमाया, ठीक है। तो ओवरऑल पीएनएल प्रपोर्शनेट राशनल बेसिस पे उसको बांट लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उस इनकम को फोर्स करना चाहते हैं जो ये यहाँ से, इस पे भी टैक्स ले। तो बिजनेस कनेक्शन अगर आता है, कोई बिजनेस कनेक्शन आता है, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया होता है तो उस पे भी टैक्स। ये लिखा ना, देखो व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन? बिजनेस कलेक्शन shall include any business activity carry out through a person, किसी पर्सन से, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, जो कि नॉन रेजिडेंट वाला, रेजिडेंट वाला है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से है, अगर इंडिया, यूएसए, जापान, उस वाली इनकम को भी, एक नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन का पर्सन है। ऐसे देखो, एक बार और एग्जांपल लेते हैं। कोई फॉरेनर है, उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया यूएसए एज वेल एज जापान, इन इंडिया, ठीक है। तो उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से भी है, तो वही लिखा हुआ है बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया के साथ है, बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरीड आउट थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन मानेंगे बिजनेस कनेक्शन वाली इनकम को भी। जितना पोर्शन इन इनकम इंडिया वाला आ रहा है उसको कैसे ना कैसे कैलकुलेट करके उस पर टैक्स ले, ठीक है ना। पूरा बिजनेस कनेक्शन टू एस्टैब्लिश द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। देखो और इसमें एक चार्ट बना के इन्होंने दिया होगा, ये मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट। मिस्टर एक्स क्या है? कोई नॉन रेजिडेंट है। मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, सिक्योर ऑर्डर 4। देखो मिस्टर एक्स क्या है? नॉन रेजिडेंट। मिस्टर वाई भी क्या है? नॉन रेजिडेंट है। बिजनेस कनेक्शन डायरेक्टली स्टैब्लिश कर लिया इंडिया में। मिस्टर वाई एक नॉन रेजिडेंट है। बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश होगा इफ मिस्टर एक्स अगर कंट्रोल करा जाता हो किससे? मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स को कंट्रोल किसने किया? मिस्टर वाई, जो कि नॉन रेजिडेंट, ठीक है। मिस्टर वाई अगर कंट्रोल हो मिस्टर एक्स से, तब भी इसकी इनकम पर ये भी बिजनेस कनेक्शन माना जाए, ठीक है ना। तो कॉमन कंट्रोल आ रहा है मिस्टर जेड बीइंग अ पर्सन वो कंट्रोल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को, तो ये है बिजनेस कनेक्शन। ऐसे लोग जो टैक्स बचाने के चक्कर में एक दूसरे के नाम पर बच रहे थे, ठीक है। इस बिजनेस कनेक्शन के बाद, अगर बिजनेस कनेक्शन के बाद अगर बात करें बच्चों, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस,
significant economic presence of a non-resident in India shall also constitute business connection in India. इसको भी हम क्या मानते हैं, business connection. कब? In respect of any goods, service or property carried out by non-resident with any person in India, including provision of download of data software in India. देखो मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए. अब वो सॉफ्टवेयर कोई फॉरेन कंपनी के पास है, मैंने वो डाउनलोड कर लिया, उनको पेमेंट करती है डायरेक्ट. तो वही लिखा है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स. मैंने गुड्स मंगाया, मान लो मुझे एक, अब तो हर एक चीज इंडिया में मिल जाती है. अब फॉरेन कंट्री में से मुझे कोई एक प्रोडक्ट है, वहां की मशीनरी है, यूएसए के अंदर, जापान के अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी है, तो बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन को मुझे चाहिए अपने इंडिया के अंदर. वो मशीन मैंने वहां से मंगवाई और पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, वहां उस नॉन रेजिडेंट ने इनकम अर्न करी है, वो टैक्स इंडिया में देगा वो पर्सन. अब वो कैसे भी उससे निकलवा लेंगे. तो वही लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया शैल आल्सो कंस्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन. या तो गुड्स लिया हो या मैंने कोई सर्विस ली है. ठीक है, मान लो आपको अपने घर के लिए एक डिजाइन बनवाना है, आपने किसी फॉरेनर आर्किटेक्ट को पकड़ लिया. अब वो आर्किटेक्ट से आपने डिजाइन बनवाया, उसको पेमेंट करी 5 लाख रुपए, अपना जो भी मैप था, जो भी आपने डिजाइन करवाया वो ले लिया उससे. आपने सर्विसेज लिए एक नॉन रेजिडेंट. ठीक है, तो उस केस में उसने इनकम अर्न करी कहां से, एक्रूवराइज इन इंडिया. अब क्या वो इनकम इंडिया में रिसीव करने आया, बोलेंगे नहीं, इनकम रिसीव इंडिया में नहीं हुई. क्या इनकम एक्रूवराइज इंडिया में हुई, नहीं, बट उसने सर्विस कहाँ दी थी, इंडिया में दी. ठीक है, तो उस केस में भी इनकम इंडिया में मान ली जाएगी. इसी केस में सॉफ्टवेयर. ठीक है, इस तरह. और क्या है, सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस सोलिगेटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इंगेजिंग इन इंटरेक्टिंग विद यूजर्स इन इंडिया. ठीक है, इस तरह से काफी सारी चीजें. थोड़े से और पॉइंट देखते हैं रीड करके. ठीक है, इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट द फॉलोइंग शैल नॉट हाउएवर बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया से आ जाएगा, तब भी हम क्या करेंगे, टैक्स ले लेंगे, इनकम एक्रूवराइज इंडिया में माना जाएगा. इन द केस ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया. देखो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ. कह रहा है एक ऐसा बिजनेस विच ऑल द ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट, उन्होंने ऑपरेशन भी इंडिया में नहीं करे. देखो एक इंडिया की कंपनी है, एक कंपनी इंडिया की है और एक कंपनी है यूएसए की. सेम प्रोडक्ट यहां पर भी बनता है, सेम प्रोडक्ट यूएसए में भी बनता है, वो यूएसए वाली कंपनी. अब कोई यूएसए की बड़ी कंपनी है, उसने इंडिया में अपनी नॉर्मल कंपनी बना ली. ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट बना, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब इंडिया वाला चाह रहा है कि वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर भी आ जाए. हम बेसिकली बाहर से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं. तो इसने बोला भाई मैं तुम्हारे यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, और सर्विसेज दूंगा, तुम्हारे स्टाफ को अपनी टेक्नोलॉजी दूंगा, उनको सिखाएंगे सॉफ्टवेयर पे काम करना. कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करा यूएसए वालों ने, उस पर सिखाएंगे, उसका मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए. इंडिया वाले ने कहा आओ और ले जाओ अपनी पेमेंट 10 करोड़. इसने कहा 10 करोड़ में इंडिया तो आ जाऊंगा लेने, पर 10 करोड़ रुपए में मेरा स्टाफ भी आ जाएगा, आपको सिखा भी देगा. पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स बहुत लेती है, इसलिए क्या करो, आप अपने एम्प्लॉय यहाँ भेज दो. क्या बोला इंडिया वालों से, अपने एम्प्लॉय कहाँ भेज दो, यूएस से, हम उनको यहीं सिखा देंगे और पेमेंट आप हमें ऑनलाइन कर देना, हम इंडिया आएंगे, ये बच जाए टैक्स से. लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को भी पकड़ लिया. कहते हो अगर आपने कोई किसी को सिखाया था और वो पर्सन अगर हमारी कंट्री में आके उस टेक्नोलॉजी का यूज कर लेता है, ठीक है, उसका यूज कहाँ हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है, तो वो इनकम भी एक्रूवराइज इन इंडिया मानी. देखो लिखा है ना, बिजनेस अदर देन बिजनेस हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, significant economic presence, operation not carried out in India, the income of the business deemed to accrue rise in India, be only such part of income reasonable attribute कर. Income attribute to the operator carried out in India include income from क्या लिखा है, income from advertisement targeting customer Indian residents. अब कोई
एड चला रहा है जो इंडियन कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। मान लो फॉरेन कंपनी है, इंडिया आती नहीं, एड चला रही है वहीं से ही, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो रही और आपने ऐड देखी अपने फोन पे और आपने ऑर्डर कर। देखो आईपी लोकेटेड इंडिया में था, उसको भी इनकम एक्रूराइज इंडिया मान लिया जाएगा। कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी है, क्या है, कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी। देखो एडवर्टीजमेंट वाला केस भी मैं आपको समझाऊं। मैं इंडिया में बैठा हूं, हमारे पास प्रोडक्ट है। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, मैंने यूएसए वाले को बोला, एक पर्सन को, वो डिजिटल मार्केटिंग अच्छा यूएसए। तो मैंने कहा ये लो 10 लाख रुपए, हमारी ऐड चलाओ सोशल मीडिया पे। ठीक है, टारगेट किसको कर रहा था, वो इंडियन कस्टमर को, क्योंकि प्रोडक्ट इंडियन कस्टमर को। यहाँ से पेमेंट गया 10 लाख, कहाँ पर, यूएस। अब हमने यूज किया नॉन रेजिडेंट पर्सन का, नॉन रेजिडेंट ने पैसे कमाए। यूएसए वाला बोलेगा मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ, इंडिया कभी आया ही नहीं, ना तो मैंने इंडिया से पैसे कमाया, ऑनलाइन उसने पेमेंट डाली। ठीक है, कोई बात, बट इसको भी इनकम क्या मानेंगे, इनकम एक्रूराइज इन इंडिया मानेंगे, क्योंकि उसने टारगेट करा था उस कस्टमर को जो इंडिया में। आईपी एड्रेस अगर कस्टमर का इंडिया में है एडवर्टीजमेंट के टाइम, तो एडवर्टीजमेंट की कंपनी जो एडवर्टीजमेंट कर रही है उस कंपनी की इनकम को भी क्या मानेंगे, इनकम एक्रूराइज इन। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड, अब डाटा भी बेच देते हैं। देखो डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया यूजिंग आईपी लोकेटेड इन इंडिया। डाटा सेल होता है, मतलब डाटा कैसे सेल होता है, जैसे कॉलेजेस से बच्चों के नंबर्स वगैरह होते हैं, कॉन्टेक्ट्स, वो एजुकेशन कंपनियां खरीद लेती हैं, फिर उनको कॉल मैसेज करती हैं। ऐसी मॉल्स वाले होते हैं, वो भी जब आप परचेज करते हो आपसे नंबर लेते हैं ना, कॉन्टेक्ट नंबर्स, उस डाटा का क्या करते होंगे, आपका कि क्यों लिखते हैं वो आपका नाम और नंबर, अपने ऑफर तो बताते ही हैं, बाकी कंपनियों को भी वो नंबर बेच देते। ठीक है, तो कह रहा है उस केस में भी वो उस इनकम पे भी। ठीक है, अगर आईपीए, अगर इन वो लोकेटेड, आईपीए लोकेटेड कहां पर होगा, इंडिया में, तब भी उस केस में क्या मान लेंगे, इनकम एक्रूराइज इन इंडिया। और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो वो तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है। आईपीए मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, in the case of non-resident, no income shall deem to accrue arise in India or from operation which are confirm the purchase of goods in India for the export purpose। अगर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए नॉन रेजिडेंट गुड्स, कुछ केसेस बता रखे हैं। ठीक है, एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना, थोड़ा सा स्पेशल पार्ट है, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रॉपर्टी वाला पार्ट आया था, देखो रेंट पे करा आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज ऑफ द मशीनरी बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया, किसी फॉरेनर ने इंडिया में, तो वो भी क्या है, नॉर्मल इनकम एक्रूराइज इन इंडिया भाई, प्रॉपर्टी से। किसी फॉरेनर पर्सन ने जो नॉन रेजिडेंट है, इंडिया कभी नहीं आता, इंडिया में प्रॉपर्टी है, उसकी मशीनरी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। अगर है तो उस पर उसको रेंट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है तो इंडिया से ही मिल रहा है, वो कहता है मैं तो इंडिया आता ही नहीं, मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ, कोई बात नहीं, नॉन रेजिडेंट हो तब भी इनकम एक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल केस थे जो मैंने आपको बता दिया। सैलरी वाला केस देख लो, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न इन इंडिया, इनकम विच फॉल अंडर द हेड सैलरी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, सैलरी पेबल सर्विस रेंडर इन इंडिया वुड बी ट्रीटेड, आपने जॉब करी इंडिया में 5 साल, फिर इंडिया के बाद यूएसए शिफ्ट हो गए, आप रिटायर हो गए, आपको पेंशन मिल रही है यूएसए के अंदर, तो पेंशन कहाँ मिल रही है, यूएसए। जो पेंशन यूएसए में मिल रही है, इंडिया के एम्प्लॉयर से मिल रही है, वो इनकम भी टैक्सेबल इंडिया में होगी, इनकम एक्रूराइज इन इंडिया मानी जाए। ठीक है, क्योंकि उसका सोर्स क्या था, इंडिया था, तो हमें बेसिकली सोर्स वगैरह देखना हो। देखो रॉयल्टी सेक्शन क्या है, थोड़ा सा मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा दे रहा हूँ ये, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा रीड करा। रॉयल्टी विल बी डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया व्हेन इट इज पेबल बाय द गवर्नमेंट द पर्सन हु इज रेजिडेंट। अगर रॉयल्टी पे करने वाला कौन है, गवर्नमेंट पे कर रही है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट है इंडिया का, वो रॉयल्टी पे कर रहा है किसी नॉन रेजिडेंट। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ भाई, हर केस में
इंडिया से पेमेंट जा रहा है बाहर नॉन रेजिडेंट पर्सन को, तो नॉन रेजिडेंट कमा रहा है, उस नॉन रेजिडेंट की इनकम को टारगेट कर रही है गवर्नमेंट की वो भी टैक्सेबल हो जाए इंडिया। ठीक है, तो ये पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेमेंट करी किसी फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी के बेस पे। ठीक है, कोई अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर किसी कंपनी ने पेमेंट करी रॉयल्टी की पेमेंट किसी फॉरेनर पर्सन को, तो उस केस में भी उसकी जो इनकम हो रही है फॉरेन वाले की, फॉरेन वाला जो पर्सन है उसकी जो इनकम हो रही है वो भी क्या माना जाएगा, इनकम एक्रूअराइज इन इंडिया। रॉयल्टी की डेफिनेशन वगैरह एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, ये रहा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, एनी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इट विल बी डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया इफ दे आर पेबल बाय गवर्नमेंट और पर्सन। अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज की कोई टेक्निकल सर्विस ली हमने बाहर से, उसकी पेमेंट कर रहे हैं हम, तो वो इनकम भी एक्रूअराइज इन इंडिया मान ली जाएगी अगर पेमेंट करी है गवर्नमेंट ने, या फिर वो इज अ पर्सन वो इज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अ पर्सन वो इज रेजिडेंट। Exceptions where the fees are payable in respect of technical service utilized in a business profession carried on by such person outside India, देखो on the purpose of making earning any income any source outside India, exceptions भी दे रखा है। मान लो एक रेजिडेंट है इंडिया में, उसने टेक्निकल सर्विस ली कहाँ से, बाहर से, उस टेक्निकल सर्विस को इंडिया में अगर यूज करेगा तो सामने वाले पर्सन की, देखो पूरा केस समझो, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। एक इंडिया में है, बी इंडिया से बाहर है। ए ने टेक्निकल सर्विस ली मिस्टर बी से, ये यूएसए में है, फॉरेन में, पेमेंट करी 10 लाख रुपए की। बताओ इनकम किसकी हुई, मिस्टर बी की, ये नॉन रेजिडेंट है। अगर वो टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज करेगा तो ही इस इनकम पे टैक्स लेंगे बी से, इनकम एक्रूड। अब पता चला ए ने वो टेक्नोलॉजी यूज कर ली किसी और कंट्री में, ए ने टेक्नोलॉजी यूज करी ही नहीं इंडिया में, बिजनेस कनेक्शन में यूज करी ही नहीं इंडिया में। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करा इंडिया में, तो उस इनकम को टैक्सेबल फिर इंडिया में नहीं करे। यही लिखा हुआ एक्सेप्शन, वेयर द फीस आर पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल सर्विस यूटिलाइज जो सर्विसेज ले रहे हो वो यूटिलाइज भी इंडिया में होनी चाहिए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा तो इसलिए थोड़ा सा डीप थ्योरी हमने पढ़ ली। और देखो चलो अब तो क्वेश्चन ही है तो एक आध क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स नॉर्मल है, 50% इंडिया में रिसीव हुआ है। 50% कहाँ हुआ है, इंडिया में रिसीव। तो भाई पहले 10,000 पहले वाला पर्सन तो 10,000 पे देगा, बाकी दोनों 5-5 पे देंगे। यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स बाकी दोनों किस पे देंगे, 5-5। देखो पहले वाला पर्सन देगा 10 पे, बाकी दोनों कितने पे देंगे, 5-5। ठीक है, दूसरा देखते हैं फिर क्या, दूसरा पार्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। अरे 50% ही इंडिया में, चेन्नई तो इंडिया में ही है, पूरे पे देंगे तीनों टैक्स। 50% रिसीव देखना ही नहीं, अब इनकम एक्रूअराइज इंडिया से हो गई। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ शेयर इंडियन कंपनी 20,000 ये वाला 20,000, तीनों देंगे टैक्स। 20,000 20,000 दोनों 20,000 पे चेक करो, देखो यस 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000। अगला पार्ट देखते हैं, लिखा है डिविडेंड मिला ब्रिटिश कंपनी से, रिसीव लंदन में, बाहर कमाया बाहर रिसीव करा, बिजनेस कनेक्शन नहीं है, बिजनेस कनेक्शन बच्चे नहीं है तो क्या करना है, बिजनेस कनेक्शन अगर नहीं है तो सिर्फ पहले वाले आर को पकड़ लेना है। क्वेश्चन करना तो आसान है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ प्लांट, जर्मनी में बेचा हमने, कहाँ पे बेचा, जर्मनी में, बाहर कमाया बाहर रिसीव कर, लेकिन 50% रिसीव कर लिया इंडिया में, तो भाई 40,000 पहले वाले को तो पूरे पे ही देना है, बाकी दोनों पे 50-50 पे। ये 5,000 पहले वाला देगा, 40,000 फर्स्ट पर्सन आर देगा, 20,000 बाकी दोनों देगा, क्योंकि रिसीव इंडिया में कर लिया, ये गलत कर देखो 20 और 20। ठीक है ना, बाहर कमाया बाहर रिसीव करा, इन दोनों को टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंडिया में रिसीव करा 50%, इसलिए दोनों भी दे रहे हैं, इसको तो देना ही पड़ेगा, आर है तो। अगला पार्ट देखते हैं फिर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सॉरी इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। अब बताओ दिल्ली से कंट्रोल होता है,
पहले वाला तो देगा पूरे पे, दूसरा वाला भी पूरे पे देगा, बिजनेस कंट्रोल है। 40,000 रिसीव इंडिया में हो गया, इसलिए थर्ड वाले को भी देना पड़ेगा, थर्ड वाले को नहीं देना था। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, पहले पर्सन को देना था, दूसरे को देना था, तीसरे को नहीं देना था, लेकिन इंडिया में रिसीव हो गया इसलिए तीसरा भी देगा 40 पे। 70 70 40, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कर लेना, आसान क्वेश्चन है। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली, अब कहीं से भी मैनेज होता हो, मैनेज लंदन से हो रहा है, अरे इनकम अराइज तो इंडिया में हो रही है, 15 15 15 तीनों टैक्स देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, डिपॉजिट इन अ बैंक एट लंदन, बाहर कमाया बाहर रिसीव करा, पहले वाला परसेंट टैक्स देगा 50,000 पे। चेक करो, देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, ये लिख के दिखाना है आपको, 50,000 पे कौन देगा, आरओआर देगा, एनओआर और एनआर इस पे टैक्स नहीं देंगे। 50,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन इंडियन कंपनी रिसीव, अरे इंडियन कंपनी है तो इनकम एक्रूअराइज कहाँ से हुई, इंडिया से, यही तो कनेक्शन थे सारे के सारे। इनकम एक्रूअराइज कहाँ पे हुई, इंडिया में, पकड़ लो तीनों को, ठीक है, तीनों से टैक्स। अब देखो वो वाले केस आ गए, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में दी थी बट रिसीव हुआ लंदन में। अरे भाई सर्विस इंडिया में दी तो तीनों से टैक्स लेंगे, 8,000 8,000 8,000, ऐसी चीजों को ही तो पकड़ रहे थे वो सेक्शन 9, ठीक है ना। देखो 8,000 तीनों से ले लिया होगा टैक्स। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर इन इंडिया बट रिसीव लंदन में, 8,8,8, ठीक है। अगला प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, तीनों परसेंट टैक्स देंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव भी वही हुआ, पहला पर्सन देगा इस पे 16,000, आरओआर देगा, एनओआर और एनआर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है 16,000 पे। चेक करो, बाहर कमाया बाहर रिसीव करा, 16,000 पे सिर्फ पहला पर्सन टैक्स दे रहा है और कोई नहीं दे रहा, ठीक है। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम कोई नहीं देगा, छोड़ दो। पास्ट अनटैक्स इनकम अगर इंडिया लाई जाती है तो उस पर टैक्स फिर नहीं लगता, ठीक है। कुछ अलग कहानी है इसकी, बाद में डिस्कस। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव देयर देन ब्राउट टू इंडिया, बाहर कमाया बाहर रिसीव करा, एग्रीकल्चरल है, आरओआर को तो देना पड़ेगा। बाहर वाली एग्रीकल्चरल एग्जाम नहीं है, इंडिया में अगर खेती करते हो तो इंडिया वाला एग्रीकल्चरल एग्जाम्प्ट है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वाज सेट अप इन इंडिया, बिजनेस एंड प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया, पहले को पकड़ो दूसरे को पकड़ो तीसरे को छोड़ दो। आरओआर से टैक्स लेंगे, एनओआर से लेंगे, एनआर से नहीं लेंगे। का बाहर कमाया बाहर रिसीव करा, बिजनेस सेटअप इन इंडिया, 5,000 वाला चेक करो। देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन केन्या विच वाज सेटअप इन इंडिया, 5,000 पे टैक्स ये देगा, 5,000 पे ये देगा। और क्या है, गिफ्ट रिसीव ऑन ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग, वेडिंग के दिन भाई गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो गिफ्ट वाला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे जल्दी ही। तो गिफ्ट मिलता है अगर आपको वेडिंग के दिन, तो वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। इस क्वेश्चन में आ गया तो इतनी बात याद रख ले, गिफ्ट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीनों आरओआर हो तब भी, एनओआर हो तब भी, ठीक है। इनकम एक्रोराइज तो इंडिया से हो रही है, देखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स इन एसबीआई। एसबीआई क्या है, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से इनकम अर्न करोगे तो इनकम एक्रोराइज इन इंडिया, 12 12 12 तीनों से ले लिया, ठीक है। और क्या रह गया, ये हो गए डन। अगला क्वेश्चन तो ये रह गया, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रसिया कंट्रोल्ड फ्रॉम रसिया, बाहर कमाया बाहर ही रिसीव करा, बिजनेस कनेक्शन भी नहीं है, आरओआर से टैक्स लो, एनओआर को छोड़ो, एनआर को छोड़ो। नया कंसेप्ट, बिजनेस कनेक्शन ही नहीं है तो अदर इनकम है, आरओआर को भी मत लो, आरओआर को से ले लो, और एनओआर और एनआर से टैक्स नहीं लेंगे। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम, ये तो इंडियन कंपनी है, 5,000 पे तो तीनों से लेंगे। देखो 20,000 आरओआर से, फिर 5 5 5, ठीक है। फिर इसका ग्रॉस टोटल कर देना होता है, और कुछ एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान इंडिया है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाए, फिर ग्रॉस टोटल कर दिया।
3,52,000, 2,18,000, 1,83,000। फिर डिडक्शन दे रखी है। डिडक्शन के चैप्टर में मैं ये बता दूंगा, डिडक्शन ATTTA बेसिकली क्या होता है, जब आप सेविंग डिपॉजिट से कमाते हैं तो आपको डिपॉजिट, मान लो बैंक में आपका पैसा पड़ा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 तक की छूट मिल जाती है। मैक्सिमम कितनी मिलती है? 10,000। तीनों को दे दी इन्होंने ये 10 10 10। ठीक है, ये किसको देनी होती है, कब देनी होती है, कितनी देनी होती है, डिडक्शन के चैप्टर में डिस्कस, डिडक्शन का चैप्टर करेंगे और गिफ्ट वाले में गिफ्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब भाई ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ये सारे के सारे मॉड्यूल वाले। ठीक है, इस मॉड्यूल से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।